अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आज का प्रोग्राम इंतहाई स्पेशल है। वो इसलिए कि आप जानते हैं कि स्मोग ने शहर फैसलाबाद को प्रॉपर घेरा हुआ है, अपने कब्ज़े में किया हुआ है और पूरी दुनिया में शहर फैसलाबाद को डिस्कस किया जा रहा है। पिछले साल लाहौर था, इस बार फैसलाबाद है। तो अब तो लाहौर फैसलाबाद की जंग लगी हुई है कि कौन सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है, फैसलाबाद या लाहौर। तो कभी फैसलाबाद का ग्राफ ऊपर जाता है तो कभी AQI लाहौर का ऊपर चला जाता है और इस वजह से जो मसाइल हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब कौन से मसाइल, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। खुद रात आप जानते हैं कि जिन लोगों को स्किन के इश्यूज़ हैं, जिन लोगों के जिल्द के मसाइल हैं, मतलब कई सेंसिटिव स्किन रखने वाले लोग हैं, कई लोगों को वैसे ही सोराइसिस है, एक्जिमा है या फोड़े फिंसियाँ हैं या उनको डस्ट एलर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो रहे हैं। और इसके साथ साथ वो लोग जिनको दमे का मसला है, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, ठीक है, जो दिल के मरीज़ हैं, ये सबसे ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हवा के अंदर जो पोल्यूटेंट हैं, हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, हवा के अंदर जो धुआं है, जो सब रुका हुआ है, जितने भी केमिकल्स हैं वो हवा के अंदर रुके हुए हैं। उससे क्या हो रहा है, जब आप सांस ले रहे हैं तो एक तो वो सारी गर्द आपके फेफड़ों में जा रही है, आपके दिल को इफ़ेक्ट कर रही है, आपकी सांस की नालियों को इफ़ेक्ट कर रही है, आपको खांसी गले के मसाइल हो रहे हैं, आपको ज़ुकाम हो रहे हैं, ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शंस हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आपके स्किन के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स चेहरे पर मुंजमद हो जाते हैं, जम जाते हैं। मौसम अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बदला, अभी भी दोपहर में गर्मी होती है और जो लोग बाइकों पे सफ़र करते हैं या जो रोड्स पर सफ़र करते हैं, वो सारा जो स्मोक है वो अपने जिस्म पर, अपने चेहरे पर, अपनी बॉडी पर ले करके जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब स्वेटिंग होती है तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपकी स्किन के अंदर जाते हैं, उससे आपको स्किन के इश्यूज़ हैं, रैशेस हो रहे हैं, दाने बन रहे हैं, फोड़े फिंसियाँ बन रहे हैं। और ऑफ कोर्स जो सोराइसिस एक्जिमा के पेशेंट्स हैं उनके लिए तो बेचारों के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अब मिट्टी और डस्ट पार्टिकल्स और केमिकल और ये धुआं, ये सब जब उस ज़ख्म पे पड़ रहा है तो वो बजाय ठीक होने के मज़ीद ख़राब हो रहा है। तो इस हवाले से हमने सोचा आज थोड़ा, क्योंकि सीरियस मैटर है, इस पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में कुछ रेलिवेंट लोगों से आज के प्रोग्राम में मिलते हैं, डॉक्टर्स हज़रात से मिलते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट से मिलते हैं और पल्मोनोलॉजिस्ट भी आज के प्रोग्राम में हमने मदऊ किए हुए हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे और फिर आपको बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो रीज़न्स हैं स्मोक की वजह से, आपने अपनी स्किन को कैसे साफ़ रखना है, कैसे मॉइस्चराइज रखना है और स्मोक किस तरह से हमारे स्किन को इफ़ेक्ट कर रहा है, किस तरह से हमारे दिल को इफ़ेक्ट कर रहा है, किस तरह से हमारी सांस की नालियों को इफ़ेक्ट कर रहा है और आपने इससे बचना कैसे है। सो सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ऑफ कोर्स ये एक अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम है, आगाही प्रोग्राम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम को देखने के बाद आप उन सारी चीज़ों पर काम करेंगे जिससे आप और आपकी सेहत दोनों बेहतर रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जैसा आप जानते हैं कि स्मोग इस टाइम हमारे पूरे फैसलाबाद को बहुत बुरी तरह से घेर चुका है। और लाहौर और फैसलाबाद ये दो ऐसे शहर हैं जिनका जिक्र पूरी दुनिया के फोरम पे हो रहा है। मतलब दिल्ली भी है इंडिया का और भी कुछ सिटीज़ हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, लेकिन टॉप 10 में पाकिस्तान के दो शहर हैं जिनमें लाहौर और फैसलाबाद का जिक्र होता है। और गुज़श्ता कुछ दिनों में एक ऐसी तहकीक भी की गई थी, शायद वो हकीकत पर मबनी नहीं भी थी, शायद फर्जी ही हो, लेकिन जिक्र तो हुआ कि पूरी दुनिया में फैसलाबाद शहर को टॉप पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया, मतलब नंबर 1 कहा गया फैसलाबाद शहर को। और उसके बाद फिर लाहौर और फैसलाबाद की दौड़ लगी इस मामले में कि कौन सा सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है। लाहौर के अंदर जिस आप जानते हैं कि एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, उससे काफ़ी हद तक थोड़ी सी बेहतरी महसूस हो रही है, लेकिन दैट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। मतलब इस हवाले से जो इदारे हैं वो भी ये बयान कर रहे हैं कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये एक वक्ती रेमेडी है, जिसको आप कहें तो गलत नहीं होगा कि वक्ती तौर पर इस्तेमाल हुआ थोड़ा सा और उसके बाद दोबारा से फिर स्मोक अपनी जगह ले लेती है। इसके एंड से जो इदारे हैं वो प्रिकॉशंस तो कर रहे हैं, महकमा माहौलियात की बात की जाए, दीगर महकमों की बात की जाए, तो वो बड़े मुतहरक होकर काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट से निकलने वाले धुएँ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जो बारबेक्यू का धुआं है वो हवा में तहलील ना हो उसके हवाले से काम हो रहा है। फिर जो ये जो सफाई की जाती है, जो ड्राई सफाई की जाती है, जो झाड़ू सड़कों पे लगाए जाते हैं, तो वो भी मिट्टी हवा में तहलील होती है। फिर जो कूड़ा करकट जो है जलाया जाता है उसको भी महदूद करने की कोशिश की जा रही है, उसको भी रोका जा रहा है। मतलब कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इसमें अब जो मुश्किल है वो ये है कि मसाइल दरपेश हो रहे हैं आम लोगों को, क्योंकि हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो जिल्द को मुतासर कर रहे हैं और इस बार इस सीज़न में कुछ ज़्यादा ही मसले हो रहे हैं। इस हवाले से थोड़ा स्किन इश्यूज़ पर बात करते हैं, क्योंकि इस बार चीज़ें स्वेयर हो रही हैं।
तो इस पर बात होना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए हमने आज के इस प्रोग्राम में इस टॉपिक को चुना है। अभी हम डॉक्टर नादिया अली साहिबा के पास मौजूद हैं। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, FCPS डर्मेटोलॉजी हैं, इसके अलावा आप सीनियर रजिस्ट्रार DHQ एलाइड हॉस्पिटल हैं। तो डॉक्टर साहबा को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहबा कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहबा, स्मोक के हवाले से पहले अपनी राय दीजिए, आप स्मोक को किस तरह से देख रही हैं? स्मोक जो एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम से लोगों को मेरी बात पहुंचाने का मुझे मौका दिया। स्मोक रियली जो है वो कुछ सालों में काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। ये 2016 से सबसे ज़्यादा जो है ना नोट की गई थी, सबसे पहले लाहौर में नवंबर 2016। उसके बाद ये दिन ब दिन इंक्रीज़ ही हुई है, कम होने की बजाय। तो इससे ज़ाहिरी बात है हेल्थ इश्यूज़ तो क्रिएट हो रहे हैं, स्किन के भी, आपके लंग्स के भी, आपके कार्डियक इश्यूज़ भी, हर तरह से ये हैज़र्डस तो है सेहत के लिए। मैं देख रहा हूँ कि जैसे जो रैशेज़ हैं, चेहरे पे दाने और रैशेज़, ये बहुत ज़्यादा नोट हो रहे हैं। मतलब हमारे पास, हम इर्द गिर्द अपने ही फैमिली में, फ्रेंड्स में देखते हैं, तो उनको ये मसाइल हैं। आप यहाँ पर सर्व कर रही हैं, आप बताएं आपके पास आजकल के इन दिनों में स्किन से रेलिवेंट कौन से मेन इश्यूज़ हैं जो आप डील कर रही हैं? जी, स्मोक के हवाले से अगर देखा जाए तो इन इश्यूज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि स्किन का बैरियर फंक्शन आपका ख़राब होता है जब एयर के पोल्यूटेंट्स आके इफ़ेक्ट करते हैं, आपका बैरियर लॉस होता है, आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होती है। उसमें जो स्किन की बीमारियां हैं जो ऑलरेडी कई लोगों की चल रही होती हैं वो वर्स हो जाती हैं। जिस तरह की एक्जिमा है वो खुश्की से, और आगे विंटर सीज़न भी आ रहा है उसमें वर्स होना है, सोराइसिस है वो भी आगे वर्स हो जानी है। तो उस इसके अलावा इन्फेक्शंस भी वर्स हो जाते हैं बैरियर डिस्टर्ब होने की वजह से। ये तो रूटीन अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा डॉक्टर साहब? या इस बार देखें, अगर एक्जिमा सोराइसिस की बात की जाए, जल्दी अमराज की बात की जाए, तो ये जो स्मोक है ये कितना बुरा असर डाल रहे हैं जिनको स्किन इश्यूज हैं, इस हवाले से कहानी बताइए। जी, स्मोक ज़ाहिरी बात है, स्मोक आम रूटीन से हट के ज़्यादा असर डाल रही है इस हिसाब से कि इसमें पोल्यूटेंट्स होते हैं, इसमें केमिकल्स भी होते हैं, ड्राइनेस बढ़ती है, इस हिसाब से ये ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। तो नॉर्मली तो हम वैसे सर्दियों में लोग पानी भी डॉक्टर साहब बड़ा कम पीते हैं, गर्मियों में तो चलें फिर एक प्यास की तलब शिद्दत होती है, क्योंकि स्वेटिंग के थ्रू आपको नमकियात की कमी होती है, तो पानी की तलब होती है। सर्दियों में तो हम वैसे ही बड़ा बड़ा कम पानी पीते हैं, और ऊपर से अगर ये सूरत हाल है तो डिहाइड्रेशन तो फिर नॉर्मल बात होगी हमारे हर दूसरे तीसरे आदमी में। जी बिल्कुल, ये एक बहुत गलत कंसेप्ट लिया जाता है कि लोग सर्दियों में पानी कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है, कम पीते हैं। सर्दियों में वैसे स्किन आपकी ड्राई हो रही होती है, इनसेंसिबल लॉस आप कह लें कि स्किन से हो रहा होता है पानी का, सिर्फ स्वेटिंग में नहीं, इनसेंसिबल लॉस वैसे भी हो रहा होता है कि स्किन खुश्क हो रही है। तो पानी आपको सर्दियों में भी ज़्यादा ही पीना चाहिए रूटीन के साथ, आप इसी से आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। दूसरा, मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल आपको अच्छा खासा करना पड़ता है सर्दियों में, ताकि स्किन ड्राई ना रहे। तो डॉक्टर साहब, मैंने वैसे हमारे पुराने दौर की बात है, क्योंकि तब तो खैर मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स कम हुआ करती थी, तो लोग बलाई का इस्तेमाल भी करते थे। ठीक है, मैंने अपने बुजुर्गों को बलाई का इस्तेमाल करते हुए देखा है। तो इस हवाले से आप भी ज़रा थोड़ी अपनी राय दीजिए, क्योंकि जाहिर है ऐसे रूरल एरियाज़ भी हैं जहाँ पर आज भी पुराने लोग हैं, हमारे घरों में हमारी दादियाँ नानियाँ, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो मौजूद हैं। तो कुछ पुरानी रेमेडीज़ हैं जो कि बड़ी इफ़ेक्टिव रहती हैं या रहती थीं, इस हवाले से ज़रा गाइड कीजिए कि आज भी वो उतनी इफ़ेक्टिव हैं? जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एक नेचुरल हमारे पास सोर्स है स्किन को ग्रीस करने का, ऑयलिंग करने का। ये जो बटर है और बलाई है, ये तो बेस्ट है और बिल्कुल प्योर फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल, और जो लोग दूर दराज पेरिफेरी से कोई देख रहे हैं, गांव वगैरह से, जो नहीं अफोर्ड कर सकते कि क्रीम्स महंगी महंगी या लोशंस लें, तो वो सिंपल बलाई इस्तेमाल कर लें, मक्खन इस्तेमाल कर लें, इवन के ये घी और कुकिंग ऑयल वो भी अपनी जिल्द पे लगा लेंगे तो उनके लिए बेहतरीन है। ये तो बेस्ट है। तो डॉक्टर साहब, क्या शहरों में नहीं पॉसिबल? शहरों में भी पॉसिबल है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे लोग फैंटेसी की तरफ चलते हैं, फैंसी चीज़ें हों, महंगे महंगे लोशन हों, क्रीम्स हों, तो इस वजह से शहरों में हमें प्रिस्क्राइब करना पड़ता है कि पेशेंट की डिमांड के ऊपर। वरना मैं तो आज भी मरीज़ों को कहती हूँ कि जो सिंपल वाइट पेट्रोलियम जेली है, जो आम पुराने ज़माने में भी आती थी, अब भी मुख्तलिफ फार्मूलेशंस मुख्तलिफ कंपनीज़ की मौजूद है, सिंपल वाइट पेट्रोलियम जेली इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र फॉर स्किन। ठीक हो गया। इस हवाले से हम बात करेंगे, ब्रेक की जम जाते वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि अगर स्किन को आपने मॉइस्चराइज करना है तो ये जो महंगे लोशंस हैं ये कितने इफेक्टिव हैं, और इनमें जो डलने वाले केमिकल्स हैं वो कितने इफेक्टिव हैं। फिर ब्रेक के बाद हम ये भी बात करेंगे कि जो स्किन वाइटनिंग क्रीम्स, जो इंस्टेंट वाइटनिंग क्रीम मार्केटों में बहुत ज़्यादा आम है, इस पर भी बात करेंगे। और मुल्तानी मिट्टी कितनी इफेक्टिव है स्किन को साफ़ करने में, इस पर भी बात करेंगे। बड़े दिलचस्प सवालात हैं आने वाले हिस्से में। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
ख़वातीन वापस आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। और बड़ी दिलचस्प डिस्कशन हो रही है डॉक्टर नादिया अली साहिबा के साथ, और हम इस टाइम बात कर रहे हैं जो हमारी कुछ मिथ्स हैं उस पर, और स्मोक से होने वाले असरात जो हमारे स्किन के ऊपर मुरतब हो रहे हैं नाउ डेज, क्योंकि इट्स अ वर्स्ट कंडीशन इन द सिटी, और शहर की हवा बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, और उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो मट्टी उड़ रही है, जो धुआं उड़ रहा है, जो केमिकल्स तहलील हो रहे हैं, वो हवा में गायब नहीं हो रहे, वो ठहरे हुए हैं। और इसी वजह से शहर फैसलाबाद लाइक वन ऑफ द टॉप ऑफ द सिटीज़ जो कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड भी, अब थोड़ा ऑन द रिकॉर्ड भी बात करते हैं। मुझे ये बताइए, ये जो मुल्तानी मिट्टी है, इसके बारे में हमने बहुत सारी ख़वातीन को देखा भी है सोशल मीडिया पे भी, और लोग स्पेशली ये रिकमेंडेशन भी करते हैं कि जी मुल्तानी मिट्टी मंगवाई जाए असल, और वो अगर आप अपने चेहरे पर, अपनी स्किन पर, हाथों पर अगर आप उसका यूजेज करते हैं तो उससे इंस्टेंट जो वाइटनेस है या आपका चेहरा साफ़ हो जाता है, रंगत गोरी हो जाती है। ये किस हद तक बात सही? जी, कुछ हद तक ये बात ठीक है। मुल्तानी मिट्टी अगर तो प्योर फॉर्म में मिले ऐसा जैसे पहले होती थी, अब तो ज़ाहिरी बात है इतनी पोल्यूशन है, इतने पोल्यूटेंट्स अंदर ऐड हो चुके हैं, केमिकल्स हैं, तो अब हो सकता है फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह हो, लेकिन अगर प्योर फॉर्म में अवेलेबल है तो इफ़ेक्टिव तो है। ये इसका ये है कि स्किन वही जो हम मशीन्स वगैरह के साथ करते हैं कि स्किन की एक्सफोलिएशन हो जाए, स्किन की हाइड्रेशन हो जाए, पीलिंग हो जाए, उसके नीट एंड क्लीन हो जाती है स्किन, तो ये इफ़ेक्टिव है, कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छी और प्योर फॉर्म में मिल रही है तो आजकल तो हर दूसरी दुकान से डॉक्टर साहब ये चीज़ें मिल जाती हैं, और लोग में ख़वातीन कुछ ऐसी भी होती हैं जो दूर दराज इलाकों से आती हैं या जो ज़्यादा अवेयर नहीं होती। हाँ, उन्हें पता होता है, तो मार्केट में आपको पता है कि 2 नंबर चीज़ भी अवेलेबल है, और शायद इससे भी कम क्वालिटी की मार्केट में लोग सस्ती करके भी बेचते हैं। वो किस कदर ख़तरनाक होती है? जी, अब ये तो हर एक ने एक बिज़नेस बना लिया है, मेडिसिन और ख़ासकर स्किन की मेडिसिन, क्रीम्स, लोशंस, हर एक ने समझ लिया है कि शायद ये हम बना के इसको बेच दें, कारोबार बना लिया है। लेकिन ये अच्छी रूटीन नहीं है, नहीं पता कि रजिस्टर्ड भी हैं कंपनीज़ के नहीं, किस किस्म की वो फार्मूलेशन यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर क्या केमिकल्स डाल रहे हैं। तो ये जो आम सी लोकल कंपनीज़ की, लोकल शॉप से लेके बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आपको ब्रांड की चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, अच्छी वाली क्रीम्स और लोशंस। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप सिंपल आम जो लोकल जो पहले से चली आ रही हैं हमारी वाइट पेट्रोलियम जेली की फॉर्म में, वो मॉइस्चराइजर्स इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन इसके अंदर डॉक्टर साहब, एज वी हर्ड के बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर के भी इश्यूज हमने रिपोर्ट होते हुए देखे और सुने हैं, जो स्किन वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं, इंस्टेंट वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं, जो मुल्तानी मिट्टी की तो खत्म बात अब आगे से उसे आगे बढ़ते हैं, जो इंस्टेंट वाइटनिंग क्रीम्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं, ये किस हद तक इफेक्टिव हैं? क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपके पास पेशेंट्स आते हैं, तो आपसे ये चीज़ें डिस्कस भी होती होंगी, तो काले वाले देखने वालों को भी बताइए इस हवाले से। जी, स्किन वाइटनिंग का क्रेज़ तो है, और जो यंग जनरेशन है उनमें ये ज़ाहिरी बात है ज़्यादा है, बच्चे बच्चियाँ बड़े अट्रैक्ट। शादी के दिनों में जो खवातीन होती हैं वो स्पेशली शादी से हफ्ते 2 या महीने 2 महीने पहले का कोर्स समझ के ये इस्तेमाल करती हैं, इसके बारे में भी खाली डिटेल। जी जी, बिल्कुल, ये डेंजरस है, इसको ना किया करें इस तरह इस्तेमाल। जो फार्मूला क्रीम्स होती हैं इसमें इंस्टेंटली वो स्टीरॉयड डाला होता है, इंस्टेंटली वो ज़ाहिर है देता तो है इफेक्ट, गोरा भी हो जाता है रंग, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इतने होते हैं कि वो फिर डर्माटोलॉजिस्ट के पास जब आते हैं पेशेंट, अपने वो स्किन उनकी थिन बारीक पतली टिश्यू पेपर की तरह हो जाती है, खून की नालियाँ नज़र आती हैं, कील महासे, चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल, ये सारे साइड इफ़ेक्ट बाद में आ जाते हैं, वो फिर हमसे ट्रीट नहीं हो पाते। तो फिर पेशेंट कहते हैं कि भाई हमारा जो डॉक्टर साहब इलाज नहीं सही कर रहे। हालांकि पहले हम इतनी अवेयरनेस हम मीडिया के थ्रू काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं कि ये वाइटनिंग क्रीम्स ना इस्तेमाल किया करें। रंग गोरा ही सब कुछ नहीं होता, समझने की ज़रूरत यह है कि आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, नीट, क्लीन और हेल्दी होनी चाहिए। और इसके वर्स्ट कंडीशन क्या है डॉक्टर साहब, ये भी देखने वालों को बता दें, जिन लोगों को अभी भी शायद लगता है कि ये वाइटनिंग क्रीम्स जो हैं ये बहुत मुफीद हैं इस्तेमाल में। नहीं, बिल्कुल मुफीद नहीं है। वर्स्ट कंडीशन ये है कि स्किन बहुत ज़्यादा थिन जब हो जाती है तो इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाते हैं, और फंगस तो बहुत इतनी कॉमन है कि पहले भी पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि फंगस जो है वो स्टीरॉयड के अब्यूज़ से और बढ़ रही है, रेजिस्टेंट हो रही है, बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही। मरीज़ साल 2 साल 3 साल से फंगस लेके फिर रहा है लेकिन उसकी ठीक नहीं हो रही। इन्फेक्शंस और भी तरह तरह के बढ़ रहे हैं, और खुदा ना खास्ता अगर कंटिन्यूस यूज़ होता रहा तो स्किन कैंसर की फॉर्म में भी ये इन्फेक्शन तब्दील हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़, जिन लोगों की बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, मतलब हमारे यहाँ से हज़ारों लाखों लोग हैं जिनकी कुदरती स्किन बड़ी सेंसिटिव है। अब स्मोक का सीज़न है, अभी भी स्टिल हम स्मोक की जद में हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या मशवरा देंगी कि किस तरह से वो अपनी जो स्किन है उसका ख्याल रखें और ये जो स्मोक है इससे बचें?
जी बिल्कुल, जिनकी स्किन ड्राई होती है, ऑलरेडी ड्राई, उनकी स्किन ही सेंसिटिव होती है, उनको मॉइस्चराइज़ करना है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, उन्होंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखना है। मॉइस्चराइज़ रखने के लिए अच्छे जैसे बार बार मैं वाइट पेट्रोलियम जेली का जिक्र कर रही हूँ, बेस्ट है, लिक्विड पैराफिन है, या कोई भी अच्छे क्रीम्स या लोशन की जो फार्मूलेशन है वो इस्तेमाल करते रहें। ख़ासकर नहाने के बाद गीले जिस्म पे अप्लाई किया करें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, उस कंडीशन में जाने ना दें। जैसे एक्जिमा है, बढ़ जाता है इस मौसम में, सोराइसिस है वो भी वर्स हो जाएगा। तो उनको ऑलरेडी गाइडेंस तो उनको मिल रही होती है डॉक्टर से, बारहा जो है हम बताते हैं कि आपने अपनी स्किन को ड्राई नहीं रहने देना। तो वो मॉइस्चराइज़ रखें अपनी स्किन को, इस कंडीशन तक आने ही ना दें उसको कि वो बढ़ जाए, फिर उसके लिए हमें स्टीरॉयड क्रीम्स और जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट्स हैं उसकी तरफ जाना पड़े। तो पहले से ही अपना बचाव करें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हम एक रूटीन पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो रूटीन से थोड़ा अब इसी रेलिवेंट एक और चीज़ भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जैसे जहां हमने स्किन वाइटनिंग की बात की है, वहाँ पर हमने एंटी एजिंग की भी बात करते हैं। ख़वातीन को स्पेशली, क्योंकि ज़ाहिर है ये क्रीम्स ज़्यादातर ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, और ओवर एज लगना एक बहुत बड़ा दुख है ख़वातीन के लिए। तो उनकी कोशिश होती है कि हम जितनी जवान नजर आएँ उतना बेहतर है। अब इसमें जो एंटी एजिंग क्रीम्स हैं, मुझे काइंडली ये भी बताइए, क्या जो हम लोकल इस्तेमाल करते हैं ख़वातीन मार्केट से लाकर, कई लोग बाहर से भी मंगवा लेते हैं, ठीक है, तो दोनों की क्वालिटी में फ़र्क ज़रा आप अपने तौर पर वाज़ेह करें और बताएं क्या ये वाकई इफ़ेक्टिव होती हैं लॉन्ग टर्म, या ये भी सिर्फ वक्ती तौर पर आपको कुछ फील कराती हैं कि हाँ कुछ चेहरे पे बेहतरी है और उसके बाद उसकी कंडीशन वर्स्ट होती है या नहीं, या वो रिवर्स होती है? काइंडली इस पर भी थोड़ी अपनी राय दीजिए। जी बिल्कुल, एंटी एजिंग क्रीम्स जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। फ़ीमेल को 30s के बाद, 35 के बाद शुरू कर देनी चाहिए, ताकि वो रिंकलिंग और जो भी एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स है उससे बचें। उसके लिए मॉइस्चराइज़ रखें, स्किन को हाइड्रेटेड रखें, और जो क्रीम्स इस फॉर्म में आती हैं कि ये एंटी एजिंग है, वो अच्छी वाली कंपनी की, जो ब्रांड्स की हैं वो अच्छी होती हैं। उनमें रेटिनॉल वगैरह, रिसोर्सिनॉल और कोजिक एसिड, सारा कुछ जो डाला होता है वो इसी पर्पज़ के लिए होता है कि स्किन हेल्दी रहे, फ्रेश रहे, और एजिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, एजिंग प्रोसेस को वो स्लो कर देती हैं, और इनका लॉन्ग टर्म यूज़ से ही फ़ायदा होता है। ये नहीं कि एक आधा महीना लगा के पेशेंट कहे कि भाई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, वो लगातार लगानी पड़ती हैं, उनको कंटिन्यू रखनी पड़ती हैं, और फ़ायदेमंद तो है, करनी चाहिए। और इसमें डाइट का कितना अमल दखल है? डाइट का अमल दखल है, हेल्दी डाइट होनी चाहिए। आजकल की जिस तरह की जंक फूड्स हैं, और वो अवॉइड ही करनी चाहिए, वरना उसी से आपकी एक्नी वर्स हो जाती है। और आपको आयरन वाली डाइट्स ज़्यादा लेनी चाहिए फ़ीमेल में, क्योंकि मिलाज़मा जो है वर्स होता है, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी भी ज़रूरी होता है। हेल्दी डाइट तो हर तरह से ही इंपॉर्टेंट है, स्किन के लिए भी, बाकी हेल्थ के लिए भी। डॉक्टर साहब, अब जैसा कि अब स्मोक सीज़न है, हम बार बार स्मोक का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तमाम चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे स्मोक के साथ रिलेट कर रही हैं, क्योंकि हमने घर से बाहर निकलना है और स्पेशली जो मर्द हजरात हैं जो बाइक्स पर सफ़र करते हैं या घरों से बाहर निकलते हैं, इवन दो जो ख़वातीन जॉब भी करती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, वो भी ज़ाहिर है बाहर निकलती हैं। तो मुझे ये बताइए, वो डस्ट पार्टिकल्स तो आपके चेहरे पर आ गए, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर वो अपना असर छोड़ जाते हैं जब आप घर आते हैं, तो आपने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करनी हैं जिससे एटलीस्ट जो इफ़ेक्ट है वो आपके ऊपर ना? जी बिल्कुल, प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को एक तो मास्क पहने, सिर्फ स्किन के लिए नहीं, ये आपकी लंग्स के लिए भी, क्योंकि ये सांस की नाली में जाएगा, आपको ये सांस के मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं, अस्थमा वगैरह, और स्किन के ऊपर भी उसके असरात कम होंगे अगर आप मास्क पहनेंगे, तो आपका बचाव हो जाएगा। दूसरा ये कि आप क्लींजिंग करें, घर आते ही आप अपना उसको साफ़ कर लें, क्लीन कर लें, वॉश कर लें, अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, और हाइड्रेशन अपनी अच्छी करें, मॉइस्चराइज़ करें स्किन को। और सनी डेज़ हैं तो आप सन ब्लॉक भी इस्तेमाल करें, ताकि आप जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज से भी आपका बचाव हो सके, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एंटी एजिंग के तौर पे काम करता है। सन ब्लॉक, सन प्रोटेक्शन ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन सन ब्लॉक, मुझे हाँ यही मैं आपसे सवाल करने लगा, से मैंने ब्रेक की जानी जाए कि ये जो सन ब्लॉक है, घर से बाहर निकलते वक्त हम हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मतलब जैसा भी हो सन ब्लॉक इस्तेमाल कर लिया जाए, दैट विल बी गुड फॉर द स्किन? जी जी, सन ब्लॉक्स ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी कंपनी का लें, नॉर्मल रेंज में भी आते हैं, सस्ते भी बनाई प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। और उसके अलावा जो सबसे अच्छा सन ब्लॉक है, आप फेस को कवर कर लें, फ़ीमेल्स कर सकती हैं, मेल भी कर सकते हैं। एक तो मास्क पहन सकते हैं, फ़ीमेल जो वेल करती हैं उनके लिए तो वही सबसे अच्छा सन ब्लॉक है, उनको सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, कपड़े से कवर कर लेती हैं। आप कैप पहन लें, आप कोई शेड वाली चीज़, अम्ब्रेला ले लें, ये चीज़ें भी प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक होगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक के हवाले से मज़ीद शख्सियत से मुलाकात करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाते हैं। हमारे साथ रहिए।
खबरदार प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जैसे आप जानते हैं कि स्मोग इस टाइम वर्स्ट कंडीशन क्रिएट कर रहा है शहर फैसलाबाद में और इसमें ज़ाहिरी बात है जिन लोगों को आंखों के मसाइल हो रहे हैं, जिन लोगों को सांस का इशू हो रहा है, चेस्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बॉडी रैशेस हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ बता दूं, दिल के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। जी हाँ, स्मोग आपके दिल के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक है। इस हवाले से हम इस सेगमेंट में हम बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल साहब से। आप कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा हेड कार्डियक सेंटर एलाइड 2 फैसलाबाद हैं। डॉक्टर साहब को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और इस पर थोड़ी इनकी राय लेते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं डॉक्टर साहब का कि ये दिल को कैसे इफेक्ट करता है। सबसे पहले स्मोक पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक। सर प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर स्मोक आप जानते हैं कि इस टाइम इज़ अ हॉट टॉपिक और शहर फैसलाबाद जो है वो दुनिया की लिस्ट में टॉप 10 में रैंक कर रहा है। सबसे पहले बताएं इस हवाले से क्या कहेंगे? ये बड़े अफसोस की बात है कि इस साल जो है फैसलाबाद वो जो है ये फ़ज़ाई आलूदगी में ये नंबर 1 के ऊपर। जी जी हाँ, ये कुछ बहुत ऑथेंटिक सोर्स नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पे तो जनाब ये बड़ी धूम मची है कि फैसलाबाद, क्योंकि पिछले साल लाहौर था जो कि डिक्लेयर्ड था, इस बार फैसलाबाद आया, फिर लाहौर फैसलाबाद में जंग उतरी कि कौन सा शहर सबसे ज़्यादा गंदा है, तो हवाई एतबार से तो फैसलाबाद भी जनाब। चले हम टॉप 10 की रैंकिंग में कर लें तो फैसलाबाद वाज वन ऑफ दैम। तो उसमें ये है कि उसकी मेन वजह जो एक तो नेचुरली ये इंडस्ट्रियल सिटी है, इसका ये इसकी एक वजह ये भी है। दूसरा इसकी आबादी भी अभी बहुत बढ़ गई है, सड़कों के ऊपर वो जो गाड़ियों की तादाद, ये सारे ये इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा ये है कि हमारे में लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जो कि बड़ा उसका फुकदान है। हमें ख़ुद उसका चाहिए कि ये जैसे चिमनियाँ जो है भट्टों की चिमनियाँ हैं, उनमें देखें तो वो जो धुआं है, आंधों के गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की है और बड़े इसके ऊपर वो अवेयरनेस भी और उसके ऊपर कंट्रोल भी कर रहे हैं कि इनको जो है कम से कम जो है इसका धुआं जो मिलों से, चिमनियों से, भट्टों की चिमनियों से निकलता है, इसको ख़त्म करें और रोका जा सके। डॉक्टर साहब इसमें बल्कि ट्रांसपोर्ट भी एक बड़ा ट्रांसपोर्ट मेजर, आई थिंक ट्रांसपोर्ट जो है ना एक ये बड़ा कंट्रीब्यूटिव फैक्टर ये ट्रांसपोर्ट का है कि इसमें जितनी जो गाड़ियाँ धुआं उगलती हैं वो उनको रोड के ऊपर नहीं आना चाहिए। इस पर सरकार इस टाइम वैसे बड़ी सख्त है, इसके ऊपर बड़ी वो गवर्नमेंट जो है बड़े मेजर्स ले रही है, लेकिन इसके बावजूद ये है कि हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, आवाम का फ़र्ज़ भी बनता है कि हम लोग इसको ये ख़ुद इस चीज़ का कि ये वो फ़िज़ा को पोल्यूट करता है और ये बीमारियों का बायस बनती है जो भी पोल्यूशंस हैं। इवन दो डॉक्टर साहब बारबेक्यू पॉइंट्स पे भी अब सक्शन हुड्स की हिदायत गवर्नमेंट ने कर दी है कि अगर आपके बारबेक्यू के ऊपर, क्योंकि देखें वहाँ पर कोयला और लकड़ी जलता है और धुआं हवा में तहलील होता है, तो अगर तो सक्शन हुड्स लगेंगे तो बारबेक्यू पॉइंट चलेगा, वरना बंद। ये ख़ास तौर पे ये हमारे जो बारबेक्यू पॉइंट्स हैं उसमें फैसलाबाद के अलावा बाकी सिटीज़ भी जो हैं जी वो उनमें भी ख़ास तौर पे पंजाब में लाहौर, गुजरांवाला, ये इनमें तो बहुत ज़्यादा ये इसका बारबेक्यूज़ का भी कंट्रीब्यूशन है कि ये जब लकड़ी और कोयला जलता है तो उसके वो भी ऐड करता है पोल्यूशन को। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब अब थोड़ा मुझे बताइए कि स्मोक, क्योंकि हमने आज के प्रोग्राम में बात की है कि स्किन इन्फेक्शंस लोगों को हो रहे हैं, रैशेज़ हो रहे हैं, ठीक है, इसमें अब आपके पास आने का मकसद ये है, बताइए कि क्या जो सांस हम ले रहे हैं, जो गर्द हमारे अंदर जा रही है, जिससे लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, गले ख़राब हो रहे हैं, मैं भी उन विक्टिम्स में से एक हूँ जिसने को 10-12 दिन झेला है ये स्मोक की वजह से गले की खराबी को। क्या ये कनेक्ट करता है हमारे हार्ट को भी और उसके लिए ख़राबी पैदा करता है? ये जैसे आपने ख़ुद पहले बताया हुआ है कि थ्रोट इन्फेक्शन है, गले की इरिटेशन है, आइज़ की जो है सोजिश है, आइज़ की इरिटेशन है और नोज़ को की इरिटेशन है। इसके अलावा जो लंग्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ऑल दोज पीपल जो कि पहले ही जिनको लंग्स की डिज़ीज़ है
जैसे ब्रोंकियल एस्थमा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा वो वर्स हो सकते हैं और उनमें वो बहुत ज़्यादा हमें एहतियात करना चाहिए कि स्मोक से वो बचें। और इसी तरह जो दूसरे सिम्टम्स हैं जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे हैं, उनमें ये ब्लड प्रेशर रेस कर सकता है, हार्ट रेट इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जो है हार्ट अटैक का इंसिडेंस है, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट जो है इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उनको हो सकता है, मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनमें ब्रेथलेसनेस है हार्ट फेलियर की वजह से। तो अगर स्मोक में वो सफ़र कर रहे हैं या स्मोक में कोई एक्टिविटी उनकी बाहर है तो दैट वुड वर्सन देयर कार्डियक स्टेटस। तो डॉक्टर साहब बीपी का अमल दखल भी इसके साथ कनेक्टेड है कि कई लोगों का होता है ना कि ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन, जिनको ऑलरेडी भी ब्लड प्रेशर है या दूसरा जब भी कोई स्ट्रेस है, तो जब आपको स्मोक की वजह से आप फील कर रहे हैं स्ट्रेस, डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, स्ट्रेस भी है, आपको सांस लेने में दिक्कत है, तो दैट वुड वो कंट्रीब्यूट टू रेज ब्लड प्रेशर। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ यहाँ पे मैं बात करूँ, क्योंकि हम थोड़ा सांस पे भी और इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, लंग्स के भी, तो जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, देखिए उनके लिए तो ऑलरेडी सांस का एक बेचारे उससे दो चार है मुश्किल से। अब अगर जो मास्क यूज़ किया जाता है, बहुत सारे लोग ये भी अपना एक उज़र रखते हैं कि जी हमसे मास्क नहीं पहना जाता, एक तो सांस की वैसी घुटन है, ऊपर से मास्क पहन के और सांस घुटता है और दिल घबराता है, तो हम इस वजह से भी इस्तेमाल नहीं करते। इस हवाले से आप काइंडली थोड़ा बताइए। आई थिंक कि जब बहुत ज़्यादा स्मोक है तो फिर तो वो कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वो N95 जो है रिकमेंडेड है ये मास्क, उसका इस्तेमाल किया जाए कि इसलिए कि हम इनहेल ना कर सकें ये जो है धुआं और फोग जो है उसको ये जो उसको हम इनहेल ना कर सकें। लेकिन ये है कि जिनके ज़्यादा आप कह रही हैं कि वो इरिटेशन फील करते हैं, उनको तो फिर थोड़ा बहुत वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कभी उतार दिया लड़ना पड़ेगा और उनको कम से कम इफ़ेक्ट हो, कभी लगा लिया कभी उतार दिया। हाँ चलें, मिक्स एंड मैच यानी मैनेज किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन दी एंड एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि देखिए हम दिल के हवाले से भी बात करें कि कनेक्ट है ओवरऑल सारा, और ये प्रेशर आपके हार्ट पे ही क्रिएट होता है। तो दिल के आर्जे में जो मुब्तला लोग हैं, जो दिल की दवाइयाँ खा रहे हैं या जो दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं और वो इस वर्स्ट कंडीशन में हैं कि शहर की हवा फुल आलूदा है और उन्होंने अब सर्वाइव भी करना है, तो उनके लिए फिर किस तरह से वो अपने आप? आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा है कि जब वो पहले जो पेशेंट्स हैं हार्ट डिजीज़ के, जैसे ज़्यादा जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट हैं, आई थिंक उनको ज़्यादा इसका जो परेशानी होगी और वो इसका जो है वो ज़्यादा उनको ये दिक्कत होगी सांस लेने में। जब पहले ही जो आप कंपेयर करें कि साफ़ हवा में और ताज़ा हवा में जिसमें पोल्यूटेंट्स कम है, दूसरी बिल्कुल जो भरी पड़ी है स्मोक से, धुएं से और डस्ट से, तो वो दिक्कत होगी। तो जब जो वो दिक्कत जो है वो हार्ट फेलियर को वर्स करेगी। दूसरा इसमें इंसिडेंस देखा गया है कि आम तौर पे जो हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स भी हैं, स्ट्रोक के इंसिडेंट्स भी हैं, वो इंक्रीज़ हुए हैं। सही। और आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनमें रेशियो डेफिनेटली जो बढ़ती है इन दिनों में, जब स्मोक ज़्यादा होती है तो ये हार्ट फेलियर और बाकी हार्ट अटैक का इंसिडेंस भी ये बढ़ जाता है। सर क्या पैगाम देंगे फिर लोगों को इस हवाले से कि किस तरह से प्रोटेक्ट रखें खुद को? उसमें यही है कि आप अपने आप को, ये जो मॉर्निंग्स और इवनिंग आवर्स हैं जिनमें स्मोक इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, उनमें एक्टिविटी जो है आपकी वो कम से कम वो होनी चाहिए। आपका एक्सपोजर जो है सुबह और शाम या वो जिनमें ये जो रशी आवर्स हैं उनमें आपको कम से कम अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए। और दूसरा इसके अलावा हमारे जो है
जो ख़ास तौर पे पेशेंट हैं जो जिनको सांस का पहले प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, एस्थमा है, खुसूसी तौर पे उनको लंग डिजीज़ जिनको हैं और हार्ट फेलियर वाला इंसिडेंट्स है जिनको, उन पेशेंट्स को या उन लोगों को जो है वो ये स्मोक वाले एनवायरनमेंट में अवॉइड करना चाहिए। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल साहब, आप कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर ने जो मशवरा दिया ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो दिल के पेशेंट्स हैं, दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, ऑफ कोर्स वो भी मोस्ट सेंसिटिव कंडीशन में हैं इस टाइम जो स्मोक की सूरत हाल है। मतलब जो जवान लोग हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो भी आँखों की सोजिश, आँखों में जलन और ये थ्रोट इन्फेक्शन, गले की ख़राबी, स्किन इन्फेक्शन, वो सारी चीज़ों में मुब्तला हैं। और मेरा आज के प्रोग्राम में इस सेगमेंट का मकसद ये था कि सब कुछ आपकी सांस के थ्रू, आपको जो लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों के जो मसाइल हो रहे हैं, वो भी इसी ही की एक वजह है जो स्मोक है। और ये कनेक्ट करती है आपके हार्ट को, क्योंकि आपका सांस डिस्टर्ब होगा तो आपका हार्ट डिस्टर्ब होगा। आप अच्छी हवा अगर अंदर लेकर के जाएंगे, आप अच्छा ऑक्सीजन लेंगे, तो डेफिनेटली वो आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। सो ज़रा अवॉइड करें, बाहर गैर ज़रूरी मत निकलें, अपना ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है। एंड ऑफ कोर्स आप सबकी सेहत हमारे लिए और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके प्यारे हैं, उनके लिए बहुत अजीज़ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह के प्रोग्राम में मिलते हैं। और आज का प्रोग्राम आगाही प्रोग्राम था और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आगाही हम देना चाह रहे थे वो आप तक ज़रूर पहुँची होगी। इंशाल्लाह के प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।